वो मेरी एचआईवी की फैमिली और मेरी प्यारी कम्युनिटी। हमने पिछले वीडियो में एचआईवी एड्स एक्ट पे बात करनी शुरू की थी। तो ये थर्ड पार्ट है एचआईवी एड्स एक्ट का। इसमें हम लोग 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 है कि डिस्क्लोजर एचआईवी स्टेटस का करना है या नहीं करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एचआईवी के स्टेटस को हम किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम लोग को रिपोर्ट सिर्फ पेशेंट को देनी होती है। अगर आज पेशेंट का टेस्ट किया है, चाहे हम आईसीटीसी की बात करें या एआरटी सेंटर की बात करें या कहीं की भी बात करें, तो जो डिस्क्लोजर है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पेशेंट को उसका स्टेटस करना है। आगे वो किसी को अपना स्टेटस डिस्क्लोज करना चाहता है या नहीं चाहता, ये उसकी मर्जी है। तो इसके बारे में है कि किसी भी पेशेंट को हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो घर जाके अपने घर वालों को या अपने पार्टनर को ये बात बताए। हम उसे अपनी स्पाउस को बताने के लिए और उसकी टेस्टिंग कराने के लिए प्रमोट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं रिपीटेडली, और उसको पूरे प्रिकॉशन समझा सकते हैं कि उसने अपने पार्टनर को कैसे बचाना है। तो अब अगर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो हम किस केस में ये चीज डिस्क्लोज करेंगे, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम किसी पेशेंट को रिपोर्ट देते हैं तो सिर्फ उस पेशेंट को कॉन्फिडेंशियली एनवेलप में डाल के वो रिपोर्ट दी जाती है और उसके किसी रिलेटिव को वो रिपोर्ट ना बताई जाती है, ना हैंड ओवर की जाती है। लेकिन अगर कहीं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, लीगल प्रोसीडिंग्स में जो जज है वो ये ऑर्डर करता है कि आप इस पेशेंट के सारा रिकॉर्ड हमें कोर्ट में भेजो, और कई बार हम लोगों के स्टाफ में डॉक्टर्स या काउंसलर्स के नाम से सम्मन आते हैं और ये बोला जाता है कि इस पेशेंट का हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो हमें उस केस में ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है और पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट में देना पड़ता है। उसके अलावा ये जो डाटा है पेशेंट का, डिस्क्लोज कहाँ किया जाता है? आईसीटीसी से एआरटी सेंटर में। यानी वो बताते हैं कि ये बंदा पॉजिटिव आया है और इसको मेडिसिन की जरूरत है और ये आपके सेंटर में पहुंचेगा। और अगर नहीं पहुंचता तो आईसीटीसी और एआरटी वाले मिलके उसको ट्रैक बैक करते हैं और उसको एआरटी लिंकेज करते हैं एआरटी सर्विसेज के साथ, ताकि उसको ट्रीटमेंट मिले और वो हेल्दी वेल्दी रहे। दूसरा रहता है कि एआरटी से सीएससीज में शेयर किया जाता है डाटा, क्योंकि सीएससीज जो है वो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए बनी है और वो पेशेंट्स को ट्रैक बैक करती हैं। अगर किसी कारण पेशेंट नहीं आ पा रहा तो उसको वापस लेके आते हैं। तो सिर्फ पेशेंट के बेनिफिट के चक्कर में हम लोग उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। या ट्रीटिंग फिजिशियन जो होता है, जैसे अगर कोई सर्जरी कर रहा है डॉक्टर, उसको ये पता होता है कि एचआईवी पॉजिटिव है, तो वो पीपी किट्स पूरी पहन लेता है अपनी सर्जरी से पहले और अपने आप को बचा लेता है। तो ट्रीटिंग फिजिशियन को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। और यही 3 चीजें हैं, आईसीटीसी से एआरटी, 4 चीजें एआरटी से सीएससी, और या ट्रीटिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी या लीगल ऑर्डर्स पे, और किसी भी जगह पे हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब हम ये कहें कि हम कहाँ पे स्पाउस को डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर हस्बैंड ना मान रहा हो। अगर हमारी रिपीटेड काउंसलिंग के बाद भी वो अपनी वाइफ को नहीं बताता और हमें लगता है कि उसका जो पार्टनर है, वाइफ या हस्बैंड जो है, वो कॉन्टिन्यूस रिस्क पे है, जैसे ये बंदा हाई रिस्क बिहेवियर है और ये प्रिकॉशन भी यूज नहीं करेगा, उस केस में ये डॉक्टर या स्टाफ नर्स या काउंसलर स्पाउस को बुला के समझा सकते हैं कि आप टेस्ट कराइए और अपना प्रिकॉशन कीजिए। सर्वेलेंस या एपिडेमियोलॉजिकल केसेस में मैंने पहले भी बताया था कि डाटा शेयर होता है, पर पर्सनल डाटा नहीं, सिर्फ नंबर शेयर होते हैं। अब ये बात है कि डिस्क्लोजर ऑफ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट टू पार्टनर ऑफ एचआईवी पेशेंट। जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम बार बार रिपीटेड काउंसलिंग करते हैं और अगर पेशेंट नहीं बता पाता या पेशेंट हमें कहता है कि आप बता दो, या पेशेंट का रिस्की बिहेवियर और वो बताना ही नहीं चाहता और हम बता रहे हैं, उस केस में डिस्क्लोजर है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है, मेल को डिस्क्लोज कर रहे हैं या फीमेल को डिस्क्लोज कर रहे हैं। एक वाइफ पॉजिटिव है और उसके हस्बैंड को बताना है, या एक हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ को बताना है। हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। अगर हम वाइफ पॉजिटिव है, हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ को बताएंगे तो 90% वाइफ उसको एक्सेप्ट कर लेगी और उसका साथ देगी और उसको छोड़ के नहीं जाएगी। इसलिए उस केस में डिस्क्लोजर ठीक है। बट अगर आपको वाइफ पॉजिटिव और हस्बैंड को बताना है तो आपको असेस करना पड़ेगा कि इसका हस्बैंड कितना सपोर्टिव है। ये ना हो कि आप उसको बता दे, वो घर जाके उसको छोड़ दे, घर से निकाल दे, उसको मारे।
तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है कि अगर हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है तो वाइफ को आप बता सकते हैं थॉरो काउंसलिंग करके। बट अगर वाइफ पॉजिटिव है तो एक प्रॉपर असेसमेंट चाहिए कि उसके घर वाले उसके साथ कोई फिजिकल वायलेंस या कुछ मिसबिहेव तो नहीं करेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखने के बाद ही आप डिस्क्लोज करें। अगर आपको लग रहा है कि फिजिकल वायलेंस होगी तो मत डिस्क्लोज करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि वाइफ और हस्बैंड वाला चक्कर, और ये इस एक्ट में लिखा है कि सिर्फ डॉक्टर और काउंसलर ही इसको डिस्क्लोज करें पार्टनर को, और कोई नहीं करे। अब उसके बाद हमारी आ जाती है ऑब्लिगेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अभी हमने बात कौन सी की है आपसे, मैं आपको चैप्टर वाइज बता देती हूँ। चैप्टर 1 में हमने बात की थी डेफिनेशन की कौन कौन है जो पर्सन पॉजिटिव है जो उसके साथ रहता है या रह चुका है, वो सब इस एक्ट के अंडर जाते हैं। सेकंड में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप कहीं भी नहीं कर सकते। तीसरे में है इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए, किसी भी टेस्टिंग से पहले आप बिना इन्फॉर्म कंसेंट के बिना ना टेस्ट कर सकते हैं, ना मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, ना मेडिसिन को अपग्रेड कर सकते हैं। चौथा है डिस्क्लोजर, कि स्पाउस को डिस्क्लोज कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ लीगल एस्टैब्लिशमेंट्स में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। चैप्टर 5 है ऑब्लिगेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इसमें यह है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा है। Each establishment keeping the records of HIV related information of protected persons shall adopt data protection measures in accordance with the guidelines to ensure that such information is protected from disclosure. ये आरटी सेंटर्स के लिए, आईसीटीसीज के लिए, जिस भी बिल्डिंग में, जिस भी ऑफिस में जहां भी HIV पॉजिटिव का डाटा पड़ा होता है वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके उनको बहुत ट्रेन किया जाता है स्टाफ को। ये हम लोगों के अब खून में है कि हमें डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, आपके वो स्टाफ का बंदा मुझे जानता है, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि उसको कैसे गाइड करना है कि अगर वो नहीं बताना चाहता तो उसका कॉन्फिडेंशियल रखे। उसके लिए भी मेजर्स डिवाइस किए जाते हैं। और आईसीटीसी एआरटी प्रोग्राम जो है ये आपस में तो डाटा शेयर करते हैं सीएससी से भी, पर हम लोग अपना डाटा किसी एनजीओ से शेयर नहीं कर सकते। किसी भी एनजीओ से हम अपना डाटा शेयर नहीं कर सकते, अगर वो हमसे मांगे तो भी नहीं। उनके पास जो पेशेंट्स उनके एनरोल्ड हैं वो मेडिसिन ले जाते हैं, दैट्स ऑल। उनके बारे में तो उनको पता रहता है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी ऑफिस ले लीजिए, अगर वहां पे 100 से ज्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए एक कंप्लेंट ऑफिसर होना चाहिए। पर हेल्थ केयर सिस्टम में अगर 20 से ज्यादा स्टाफ हो तो कंप्लेंट ऑफिसर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एआरटी सेंटर्स, आईसीटीसी सेंटर्स और मेडिकल फैसिलिटीज में भी 20 से ज्यादा स्टाफ होगा तो एक कंप्लेंट ऑफिसर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज हम सिर्फ 4 और 5 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि डिस्क्लोजर कैसे करना है, और एक ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट्स है उनमें कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करनी है, और कंप्लेंट ऑफिसर कितने पेशेंट्स पे होना चाहिए। तो हमारे भी यहाँ पे 20 अगर स्टाफ वर्क कर रहा है, 20 लोग एक एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। और स्टेट लेवल पे ऑम्बड्समैन, एक मेन ऑफिसर जो कंप्लेंट ऑफिसर है वो होना जरूरी है। तो अब ऑम्बड्समैन को आपने कैसे पहुंचना है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और कैसे आपने वो सब डील करना है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ चैप्टर 4 एंड 5 और चैप्टर 6 से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डेली मेडिसिन खाइए, गैप नहीं डालिए। स्तम जीवम श्रद्धा, भगवान आपकी 100 साल की आयु करे, एंड लेट्स फाइट बैक विद HIV। बाय।